तो आज हम देखने वाले हैं मोशन ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो एक ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन क्या है? एक मूविंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेन पे एक आदमी चल रहा है, ठीक है। उसी ट्रेन पे आपका एक दोस्त बैठा हुआ है और आप ग्राउंड पे बाहर बैठे हुए हो। तो जो आदमी चल रहा है उसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में जो होगी उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आपका दोस्त जो कि ट्रेन पे बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ दैट मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्योंकि आपका दोस्त ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब आपके दोस्त के लिए उसकी वेलोसिटी वही होगी जो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी है। इतनी कहानी तो क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर प्लेटफॉर्म पे कोई ऑब्जेक्ट चल रही होती है तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दो अलग अलग बातें हो गई। इतना तो आपको क्लियर हो गया और दोनों बातों की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं मूविंग प्लेटफॉर्म्स की। चलता हुआ एस्केलेटर, चलती हुई सीढ़ी, मॉल में, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह है भाई। तो आप उस पे चल रहे हैं, सीढ़ी पे चल रहे हैं, तो सीढ़ी के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कुछ और है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कुछ और है। मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्लेटफॉर्म एंड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां भी दोनों बातें आ गई। कोई मान लो नदी बह रही है, तो नदी के पानी की अपनी वेलोसिटी है और पानी के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में स्विमर की या बोट की अपनी वेलोसिटी है। पर अपन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता करना पड़ सकता है। तो यहां पे क्या हो गया? रिवर एक चलता हुआ प्लेटफॉर्म है और ऑब्जेक्ट यहां कौन है? स्विमर हो गया, चाहे फिर बोट हो गया। अब एक केस और आ सकता है यहां पे। वो केस क्या है भाई? एरोप्लेन एयर में चल रहा है भाई। एरोप्लेन एयर में चल रहा है तो यहां एयर प्लेटफॉर्म है। तो कौन कौन सी केसेस देखने को मिल सकती हैं यहां पे? तो भाई एस्केलेटर मैन, एस्केलेटर मैन, यहां पे एस्केलेटर हो गया प्लेटफॉर्म और मैन हो गया यहां पे ऑब्जेक्ट जो कि एस्केलेटर पे चल रहा है। ट्रेन मैन भी हम लिख सकते थे। दूसरा एग्जांपल रिवर, मतलब चलता हुआ पानी का फ्लोर, बोट या स्विमर। ये क्या हो गया? प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अभी एयर मान लो या विंड मान लो, इसमें कौन है भाई? एरोप्लेन चल रहा है या हेलीकॉप्टर चल रहा है। ये यहां पे प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, ये यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे मैथमेटिकली हम कुछ जाते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो देखो बच्चों, अपन का एक इंटरेस्ट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। टर्म्स को ध्यान से आप देखना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ मेंशन नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बाय डिफॉल्ट। एक चीज है वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, जैसे एस्केलेटर चल रहा था, ट्रेन चल रहा था, नदी का पानी चल रहा था, विंड भी चल सकता है। तो ये हो गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। एक हो गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। मतलब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर जिस वेलोसिटी से उसको चलता हुआ देखेगा, प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर जिस वेलोसिटी से उसको चलता हुआ देखेगा, वही वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। या फिर कोई ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहा हूं कि डिफरेंट केसेस दिमाग में क्वेश्चन आने पे हिट कर सके। यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म को हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। इसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म।
प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। ये चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है अपने पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म पता करेंगे, फिर वेक्टर सम कर देंगे वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म को। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको पहले मैं एरो के मदद से समझाता हूं, एरो डायग्राम के मदद से समझा देता हूं आपको, क्योंकि वेक्टर में अपने पास ट्रायंगल और लग जाएगा यहां पे, इतना तो क्लियर है आपको। दो वेक्टर का रिजल्टेंट अपने को पता करना है। आगे बढ़ता हूं। जैसे देखो बच्चों, वेक्टर ये मान लो ये अपना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और यहां पे ऐसे कहीं आ गया वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये वाला जो हो जाएगा अपना, दिस विल गिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एरो डायग्राम से हमने देख लिया यहां पर। अच्छी बात है, क्लियर है। जैसे बच्चों मैंने ट्रेन का केस लिया था वहां पर, ठीक है, तो ट्रेन का केस लिया है, अच्छी बात। इसको हम थोड़ा सा इधर ही कर देते हैं। ट्रेन का केस लिया था यहां पे, ट्रेन को चला देते हैं, वन डायमेंशनल में ही ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहां पे बाहर में मान लो कि आप बैठे हुए हो, यहां पे ग्राउंड पे आप बैठे हुए हो, पूरा वाल जो है ट्रेन का वो शीशे का है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। यहां पर आपका एक दोस्त बैठा हुआ है ट्रेन पर, जो कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। एक और ऑब्जेक्ट है यहां पर, छोटा सा टॉय है, जो 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, और ये जो ट्रेन है वो 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। तो ये मान लो कि इसका नाम है पप्पू और आपका नाम है टप्पू, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, पप्पू ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब पप्पू के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पप्पू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यहां पे कौन है, टप्पू है, ठीक है। प्लेटफॉर्म यहां पे कौन है, टप्पू, ट्रेन, क्योंकि टप्पू जो है ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो जो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी वही टप्पू के रिस्पेक्ट में होगी, मतलब वही प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में होगी। तो 2 प्लस प्लेटफॉर्म की स्पीड 4, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। अगर वही ऐसे हो जाता कुछ, एक और क्वेश्चन मैं यहीं पे ले रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। मान लो बच्चों यही हो जाता कि अपना जो टॉय है वो इधर आने लगता 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे फिर से अपना टप्पू बैठा हुआ है, मतलब टप्पू ही यहां पे प्लेटफॉर्म का काम करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, अच्छी बात है। यहां पर ये इधर फिर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, बाहर पप्पू बैठा हुआ है, मतलब पप्पू के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इधर 2 मीटर पर सेकंड से मतलब -2 मीटर पर सेकंड, प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब 2 मीटर पर सेकंड। अब आपको वन डायमेंशन में क्लियर हो गया होगा, ग्राउंड से बैठा हुआ आदमी इसको 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ देखेगा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, टप्पू के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, पर ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना आ गया है ऑब्जेक्ट का, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है इफेक्टिवली। इतना तो क्लियर हो गया। ऐसा ही एस्केलेटर बेस्ड प्रॉब्लम होता है। एस्केलेटर का मतलब चलती हुई सीढ़ी। अब चलती हुई सीढ़ी एक इंक्लाइंड रास्ता है भाई, ऐसा कुछ, ये चलता हुआ सीढ़ी है, ठीक है, ये अभी इधर जा रहा है,
तो ये चलता हुआ सीढ़ी मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इधर। मान लो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देते हैं और नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव बोल देता है, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इस केस में मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। और एक बात आपको और बता दिया है यहां पर, ध्यान से सुनते रहिएगा, स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर है 4 मीटर पर सेकेंड। आदमी अगर ऊपर की तरफ एफर्ट लगाएगा, आदमी अगर ऊपर की तरफ चलने लगेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो यहां वेलोसिटी ऑफ मैन हम लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर जो कि प्लेटफॉर्म है। तो यहां पे दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ये 4 और इसकी स्पीड दी हुई रहेगी, रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। अब डायरेक्शन ये खुद डिसाइड करेगा, तो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चालू किया है, प्लस 10 मतलब कि 14 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों यही आदमी अगर नीचे उतरता रहता, यही आदमी अगर नीचे उतरता रहता, आदमी का एफर्ट अगर ऐसे रहता कुछ, आदमी भाई इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इधर चलना चाह रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन यहां पे कितनी हो जाती, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, वही फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर निगेटिव डायरेक्शन में है यानी कि -4, और वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या है यानी कि बच्चों ये हो जाता 6 मीटर पर सेकेंड। ये जिंदगी में कभी नीचे नहीं उतर पाता क्योंकि इफेक्टिवली अभी भी किधर आ रहा है, मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। एस्केलेटर की स्पीड अगर ज्यादा हो जाए तो आदमी कभी नीचे उतर ही नहीं पाएगा। वही क्या होता, आदमी का अगर एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में 14 मीटर पर सेकेंड हो जाता तो अभी -14 + 10 लिखते मतलब -4 से नीचे आ रहा होता। यानी ऊपर चलते हुए एस्केलेटर पर अगर आदमी नीचे आना चाहता है तो उसकी एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होनी चाहिए वो एस्केलेटर के स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, उसमें एस्केलेटर से ज्यादा ताकत होना चाहिए, रफ लैंग्वेज में। इतना समझ में आया, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर प्लेटफॉर्म और ऑब्जेक्ट दोनों चल रहे हो तो दोनों का स्पीड जुट जाता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों चल रहे हो तो दोनों का स्पीड घट के आता है कि नहीं। डायरेक्शन डिसाइड कौन करेगा, किसकी स्पीड ज्यादा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ ऑब्जर्व यहां ऑब्जेक्ट जो आती है वो क्या आ जाती है, डिफरेंस के बराबर, सेम डायरेक्शन में सम के बराबर, है कि नहीं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए आप यहां पे एक क्वेश्चन है, एट ए मेट्रो स्टेशन ए मैन स्टैंडिंग ऑन एस्केलेटर रीचेस फर्स्ट फ्लोर इन टाइम t1। एट मेट्रो स्टेशन मैन स्टैंडिंग मतलब अभी एस्केलेटर चल रहा है तो मैन स्टैंडिंग है, यानी एस्केलेटर की स्पीड मान लो यहां पर u, ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर की मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर का जो मैग्नीट्यूड हो गया मतलब स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, इसको v मान लो। तो पहला केस क्या बोल रहा है भाई कि आदमी स्टैंडिंग है तो आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी, जो एस्केलेटर की स्पीड हो जाएगी मतलब u, और डिस्टेंस मान लो यहां से यहां जाने में d लगा है तो t1 कितना हो गया है d/u, मतलब u कितना हो गया है d/t1। उसी प्रकार से अगर सिर्फ मैन चल रहा हो और एस्केलेटर रेस्ट पे हो तो यहां पे t2 कितना हो जाएगा d/v, क्योंकि इफेक्टिवली अब v से चल रहा होगा ये ऊपर, क्योंकि एस्केलेटर तो चल नहीं रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि एस्केलेटर अभी रेस्ट पे है तो यहां पे v क्या हो जाएगी d/v
T2। अब अगर दोनों ऊपर की तरफ चल रहा होगा, एस्केलेटर भी चल रहा है और सॉरी ये चल रहा है, इसको हटा देते हैं, है ना। तो अगर दोनों चल रहा है मतलब इस पे आदमी भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो कितना स्पीड हो जाएगा, u प्लस वी के स्पीड से ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म चल रहा है उसी डायरेक्शन। इतना तो क्लियर है। यानी कि अभी जो टाइम लगेगा वो लगेगा d बाई यू प्लस वी, मतलब जो टाइम लगेगा वो d बाई T1 प्लस d बाई T2। इसको सोल्व कीजिएगा आप तो t इज इक्वल टू आ जाएगा T1 T2 बाई T1 प्लस T2। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिवर बोट बेस्ड प्रॉब्लम्स, रिवर स्विमर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ध्यान से देखिएगा, रिवर बोट या फिर रिवर स्विमर। बोट के जगह कभी स्विमर आ सकता है, स्विमर के जगह कभी बोट आ सकता है। तो एक चीज यहां पे मेंशन रहेगा, क्या मेंशन रहेगा, ध्यान से देखिए, टर्म मेंशन रहता है स्पीड ऑफ स्विमर और बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, ये चीज मेंशन रहता है। इसका मतलब है पानी के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी है, पानी के रिस्पेक्ट में स्पीड, मतलब पानी यहां पे प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में स्पीड। वेलोसिटी नहीं मेंशन रहेगा, वो खुद के चॉइस पे डिपेंड करता है, चाहे बोट हो चाहे स्विमर हो, कि किस डायरेक्शन में चलना चाह रहा है। जैसे आप यहां ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक यहां रिवर है जो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और एक चीज और मेंशन है यहां पे, वो है इसको जनरली भी सिंबल से डिनोट करता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे ये रहेगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी ऑफ, ये भी ध्यान से देखिएगा, एक टर्म और रहता है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ रिवर के मैग्नीट्यूड को, वीआर के मैग्नीट्यूड को यू से डिनोट करता रहेगा, मतलब स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एक्चुअली ये डिनोट कर रहा है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो यहां पे u कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि अगर v दिया हुआ है यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, आप ध्यान से देखना, ये v क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, और जो स्विमर है यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में यहां से एफर्ट डाल रहा है, इस डायरेक्शन में, ये मान लो कि 37 डिग्री है, ये डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है, ये है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो पूछेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप बताइए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये पूरी कहानी समझ में आ गई। v का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, स्विमर के जगह यहां पे बोट भी दे सकता था। v इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ स्विमर और बोट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोइंग वाटर। वाटर इज ए चलता हुआ फ्लोर, वाटर को हम चलता हुआ फ्लोर मान सकते हैं, ट्रेन का फ्लोर मान सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर मान सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो यहां पर अगर हम पता करना चाहें कि वेलोसिटी ऑफ, क्या हमको पता करना है, स्विमर, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब दिया हुआ क्या है, रिलेटिव स्पीड, और डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, स्विमर या बोट खुद। तो ये इस पानी के रिस्पेक्ट में, ये नदी के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है। आराम से क्या करेंगे कि नदी के डायरेक्शन को, नदी के फ्लो के डायरेक्शन को, वाटर के फ्लो के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेंगे, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस मान लेंगे। तो यहां पर पहले हम ये पता करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ
स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दिया हुआ है 10, यहाँ 10 लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 53 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 53 डिग्री है, यानी कि ये चीज जो आई है निकल गई। इसके लिए हमने लिख लिया ये दोनों टर्म, अब इसके लिए लिखेंगे यहाँ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है 4i कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि ये हो गया अपना -10 माइनस आई कैप था ना, इस वेलोसिटी का इधर का कंपोनेंट आ जाएगा ये, यानी यहां हम क्या लिख सकते हैं -6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4i कैप, मतलब -2i कैप प्लस 8j कैप, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी 8 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा होगा और 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी कैसे चल रहा होगा, -2i कैप, ध्यान से आप देखिए यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे चल रहा होगा, -2i कैप प्लस 8j कैप, ऐसे चल रहा होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऐसे चल रहा होगा। समझ में आ गया। यहाँ tan अल्फा, ये वाला अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा यहाँ पे 4/2, मतलब कि 2। अब यहां पे कुछ और बातें हम ध्यान से देखना चाहते हैं, जैसे नदी तो बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, मान लो कि नदी पर यहां एक राफ्ट है। राफ्ट क्या करता है भाई, राफ्ट इस पे आराम से बैठा हुआ रहता है, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में राफ्ट रेस्ट पे रहता है, राफ्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब राफ्ट की वही वेलोसिटी होगी जो रिवर की वेलोसिटी होगी, मतलब रिवर इधर जा रही है तो राफ्ट भी इधर ही जा रहा हो, मतलब कोई भी स्विमर या बोट हो, स्विमर या बोट की जो वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वही राफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। ये मैं समझाना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि कोई बॉल यहां पे फ्लोट कर रहा है, बॉल है ये फ्लोट कर रहा है, वही राफ्ट है, ये बॉल फ्लोटिंग बॉल है, ये फ्लोटिंग बॉल है, ये बॉल यहां फ्लोट कर रहा है, तो कोई भी स्विमर या कोई भी बोट हो, उसकी वेलोसिटी जो वाटर के रिस्पेक्ट में होगी वही इस राफ्ट के रिस्पेक्ट में होगी, वही इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग बॉल के रिस्पेक्ट में होगी, फ्लोटिंग लीफ के रिस्पेक्ट में होगी, क्योंकि जो फ्लोट कर रहा है वो वाटर के साथ साथ चल रहा है, उसकी वेलोसिटी वाटर के बराबर है। जैसे वो ट्रेन वाला केस आपको याद हो गया हो, आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में उस टॉय की जो वेलोसिटी थी वही ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी थी, जो ट्रेन के रिस्पेक्ट में मतलब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी थी वही उस पर बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में थी। तो ऐसा मान लेना है कि ये राफ्ट जो है चलती हुई नदी, मतलब चलते हुए प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, ये फ्लोटिंग बॉल है, वो प्लेटफॉर्म यानी चलते हुए नदी या चलते हुए पानी के रिस्पेक्ट में बैठा हुआ है। बस यही बात बताना था आपको यहाँ पर, क्या समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अभी हम रिवर स्विमर या रिवर बोट के केस में बस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केसेस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहां ध्यान से आप देखिए, रिवर ऐसे चल रही है, सबसे पहले हम देखेंगे ये हो गया डाउन स्ट्रीम का केस, नदी के दिशा में, और एक दूसरा केस हम देखेंगे अप स्ट्रीम। बाकी किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे एफर्ट डाल रहा होगा स्विमर या बोट, वो हम देखेंगे थोड़ा बाद में, बट अभी अपना क्या एम है, अभी हम देखेंगे ये है अप स्ट्रीम का केस, मतलब अप स्ट्रीम चलना चाह रहा है, अप स्ट्रीम। जो स्विमर या बोट है वो नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे भी नदी कैसे चल रही है भाई, नदी चल रही है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे है,
ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैंने आपको यू मानने बता दिया था, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को मैंने भी बोलने आपको बता दिया था। तो पहले केस में अगर डाउन स्ट्रीम एफर्ट डालता हूं तो वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से देखिए आप यहां पर, इसको मैं क्या कर दूं, यहां पे डाउन स्ट्रीम लिख देता हूं, एक मिनट, यहां पे डाउन स्ट्रीम लिख देता हूं मैं। यहां पे आप गौर से देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम हम क्या लिखते थे, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम, यानी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ पे एरो डायग्राम से देखिए, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, इधर कितना है, इधर है v प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इधर ही है u, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा v प्लस u, मतलब डाउन स्ट्रीम में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये v प्लस u से डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा। एक केस हमने देख लिया, यही केस वहां भी अप्लाई करते हैं हम। यहां ध्यान से देखिए, अप स्ट्रीम यहां लिखा हुआ है, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम। तो फिर वही केस, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, अपोजिट डायरेक्शन में है यहां। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, वेलोसिटी v किधर है, इसके रिस्पेक्ट में v इधर है, यानी कि हम लिखेंगे इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब इन दोनों में किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये भी यहां पे मैटर कर जाएगी। तो यहां पे दो केस आ जाएगा, पहला केस आ जाएगा v इज ग्रेटर देन u, तो यहां पे इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा v माइनस यू। अगर u ग्रेटर देन v हो गया तो इधर बच जाएगा कितना, u माइनस v। कहने का मतलब है कि v अगर 10 हो और u अगर 4 हो, तो इस केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर 14 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, और इस केस में 6 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होगा। लेकिन उल्टा केस हो जाए कि अगर v 5 हो जाए और u 10 हो जाए, इस केस में तो 15 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर आएगा, पर इस केस में अप स्ट्रीम वो चल ही नहीं पाएगा, वो इफेक्टिवली डाउन स्ट्रीम 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, क्योंकि यहां पे नदी का वेलोसिटी, पानी का वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है, आगे बढ़ जाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिए, द स्पीड ऑफ ए शिप इन स्टील वाटर, मतलब पानी के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहां पे क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। It crosses station X and reaches station Y which is 75 किलोमीटर away. It again returned back to X. ठीक है, if the speed of river is 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब U इज इक्वल टू दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मोशन है। ठीक है, मान लिया जाए कि वो डाउन स्ट्रीम चलता है कहां से कहां तक, X से लेके Y तक, और 75 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम इसकी स्पीड यहां पे 25 हो जाएगी, 20 प्लस 5, और अप स्ट्रीम 20 माइनस 5, 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम नीचे जाने में, डाउन स्ट्रीम एक्स से वाई, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 25 प्लस 75 बाई 15, मतलब 3 प्लस 5 8 आवर्स। बहुत इजी सवाल, इससे इजी सवाल हो नहीं सकता है यहां पर।
एक और सवाल, अ मोटर बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, ओवर केम अ राफ्ट एट पॉइंट ए। राफ्ट, राफ्ट का मतलब पानी के रिस्पेक्ट में, रेस्ट में, मतलब मोटर बोट की जो पानी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, वही उस राफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, क्योंकि राफ्ट पानी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। अच्छी बात। क्या कहता है कि मोटर बोट किसी राफ्ट को क्रॉस करता है पॉइंट ए पर। ठीक है, हम डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हीरोडोव का क्वेश्चन है। पॉइंट ए पर ओवरकेम करता है, मतलब यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे अपना एक राफ्ट है, यहां पे अपना एक राफ्ट है, और यहां पे अपना एक मोटर बोट है जो कि इसको क्रॉस कर रहा है। ये मोटर बोट है, ये इसको ए पॉइंट पे क्रॉस करता है। 1 hour later it turned back and later time passed the raft at a distance of 6 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे बाद ये टर्न करता है, यहां से कुछ इधर जाता है और 1 घंटे बाद t = 1 hour पे ये रिटर्न करता है, मुड़ जाता है। ठीक है, 1 घंटे बाद क्या बोलता है कि रिटर्न करते वक्त इट पास द राफ्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब ये नदी के फ्लो का डायरेक्शन इधर है, ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है यहां पर, और रिटर्न करते समय यहां पर कहीं राफ्ट को ये क्रॉस करता है यहां से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम का मतलब वाटर की वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब यू यहां पे पूछ रहा है। Assuming the duty of engine to be constant, मतलब इंजन का मतलब क्या हो गया, यहां पे इस मोटर बोट की वाटर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट मानना है। तो यहां पे देखते हैं भाई, ये इसको क्रॉस किया, राफ्ट को मोटर बोट क्रॉस किया 1 घंटे तक चला डाउन स्ट्रीम, फिर 1 घंटे बाद वापस मुड़ गया। वापस मुड़ते समय ये तो ऐसे आ ही रहा होगा, इसको ए पॉइंट से मान लो कि कहीं बी पॉइंट पे आके मिला है, और बी पॉइंट पे उस ए पॉइंट से 6 किलोमीटर अवे है ये बी पॉइंट, 6 किलोमीटर अवे आके मिला है। तो फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस वाटर फ्लो। तो बच्चों, राफ्ट के रिस्पेक्ट में इस मोटर बोट की वेलोसिटी तो हरदम फिक्स ही रहेगी, मतलब मोटर बोट जो है राफ्ट के रिस्पेक्ट में जितना दूर आया है उतना ही करीब आना पड़ा इसको। तो इसके रिस्पेक्ट में जितना दूर चल के गया है, इसके रिस्पेक्ट में उतना ही दूर इसको चल के आना पड़ेगा, तभी तो उसके पास आ पाएगा। मैं आपके रिस्पेक्ट में 10 किलोमीटर दूर गया, तो आपके पास दोबारा आने के लिए आपके रिस्पेक्ट में तो मेरे को 10 किलोमीटर दोबारा आना पड़ेगा। और अगर मेरी आपके रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है, तो सेम दूरी जाने में और सेम दूरी आने में सेम टाइम लगेगा। मतलब दूर 1 घंटा गया है तो पास भी 1 घंटा में ही आएगा, क्योंकि राफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हरदम क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है, एक बार दूर जा रहा है सेम स्पीड से, एक बार किसके रिस्पेक्ट में, राफ्ट के रिस्पेक्ट में। राफ्ट के रिस्पेक्ट में जाते समय स्पीड वही है और आते समय भी स्पीड वही है, तो 1 घंटा दूर जाने में तो 1 घंटा पास आने में, यानी कि 2 घंटा टोटल टाइम। और इस 2 घंटे में राफ्ट कितना चला है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 2 घंटे में चला है, किसके स्पीड से, नदी के पानी के स्पीड से। राफ्ट की वही स्पीड जो पानी की स्पीड, यानी कि कितना चला, 6 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 2 आवर। स्पीड कितना हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको और कहानी से समझो, देखो जिसको समझ में आ गया उसको तो वेल एंड गुड, समझ में तो आ जाना चाहिए, क्योंकि राफ्ट के रिस्पेक्ट में मतलब पानी के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ दिस मोटर बोट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। पानी के रिस्पेक्ट में एक स्पीड दे दिया गया है, चाहे स्विमर हो चाहे बोट हो, वो हरदम कांस्टेंट रहती है पानी के रिस्पेक्ट में। पानी के रिस्पेक्ट में राफ्ट रेस्ट पे है। तो इतना कहानी तो मैं समझा चुका हूं यहां पर। मान लो कि ये चलता हुआ पानी का फ्लोर अभी एक ट्रेन का फ्लोर बन गया। अब मैं और मेरा दोस्त यहां एक सीट पे बैठे हुए हैं। मेरा दोस्त 2 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड तक दूर गया।
अब मेरे पास दोबारा आने में 2 मीटर पर सेकंड से उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी गिवन है, फिक्स है। तो अगर 5 सेकंड दूर जाने में उसी स्पीड से लगा है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसी स्पीड से मेरे पास आने में फिर से और 5 सेकंड लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही वाला केस है। इस चलते हुए फ्लोर को ट्रेन का फ्लोर आप मान लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत समझा दिया बच्चों। अब रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं स्पेशली पढ़ते हुए हम स्पेशल केस पढ़ेंगे, है कि नहीं। फिर से वही टर्म अपना भी हम किसको मानेंगे, ध्यान से आप देखिए। अब एफर्ट जो होगा किसी भी डायरेक्शन में स्विमर या बोट लगा सकता है, रैंडम किसी डायरेक्शन में एफर्ट लगा सकता है, और कुछ कुछ स्पेशल केसेस भी आएंगी, उनको भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अपना फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को वी मानेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर के मैग्नीट्यूड को हम यू मानेंगे, मतलब स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। मान लिया जाए कि नदी ऐसे बह रही है यू के स्पीड से, ठीक है। हम क्या करते हैं काम, यहां पे आप देखिए, नदी के फ्लो के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसके अक्रॉस वाले डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो एक बात ध्यान से देखो, अगर नदी में कोई ऑब्जेक्ट रख दो, मैं सिंपल बात बोल रहा हूं, नदी में कोई ऑब्जेक्ट रख दो ऐसे, तो क्या है वो ऐसे ऐसे कभी हो पाएगी क्या? अक्रॉस वाले डायरेक्शन में खुद से मूव कर पाएगी क्या? कभी नहीं मूव कर पाएगी। हवाएं नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बस नदी इधर बह रही है, तो ऑब्जेक्ट भी नदी के स्पीड से इधर फ्लोट करता हुआ जाएगा। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी पता करना हो कभी भी, तो नदी किधर इंटरफेयर करेगी, इस डायरेक्शन में इंटरफेयर करेगी, इस डायरेक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मतलब इधर किस वेलोसिटी से स्विमर या बोट जाए वो उसके खुद के एफर्ट पे डिपेंड करता है। इधर या इधर किस स्पीड से जाए उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन है और वाटर के स्पीड का भी कंट्रीब्यूशन है, वाटर के वेलोसिटी का भी कंट्रीब्यूशन है। बट इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जाए अक्रॉस द रिवर, वो सिर्फ उसके एफर्ट पे डिपेंड करता है, एफर्ट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अभी क्लियरली समझ में आ जाएंगी आपको बातें, है कि नहीं। तो मैं मिटा दे रहा हूं, जो कहानी मेरे को बोलना था वो बहुत काम का था, आपको समझ में भी आ गया होगा। यहां पर इधर ये यू से जा रहा है, तो मान लीजिए जाए यहां पर, ध्यान से देखिए, मैं ऐसे अक्रॉस के लिए वाई एक्सिस वाला लाइन बना देता हूं यहाँ, चलो इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं। नदी के रिस्पेक्ट में अगर एफर्ट जो है आदमी इधर डाल रहा हो, एफर्ट का डायरेक्शन ये होगा, एफर्ट का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ये है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। मतलब नदी के रिस्पेक्ट में इधर कितने से जा रहा है भाई, वी से जा रहा है। नदी इधर कितने से जा रहा है, यू से जा रहा है। इसको हम मैथमेटिकली अभी एनालाइज करेंगे, थोड़ा वेक्टर से देख लेते हैं। तो थोड़ा वेक्टर से देखोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है भाई, यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, मतलब नदी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी प्लस नदी की वेलोसिटी। अगर नदी की वेलोसिटी छोटी हुई तो इफेक्टिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसे आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब दिस प्लस दिस। ये रूल तो आपको पता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है नदी की स्पीड और बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, इसका एफर्ट मान लो कि इधर ही लग रहा है, तो बहुत ज्यादा नदी का स्पीड हो गया, ऐसे हो जाए। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर ऐसे रह जाए और वेलोसिटी ऑफ रिवर की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत तेज नदी बहने लगी, तो ये एरो अपना वेलोसिटी ऑफ रिवर दिखाने वाला एरो बड़ा बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इतना बड़ा दिखेगा यहाँ पर, है कि नहीं। अगर नदी की स्पीड बहुत ही छोटी हो जाए, बहुत ही छोटी हो जाए, तो अपन कैसे देखेंगे यहाँ पर, इसको ऐसे देखेंगे। देखो ये तो ऐसे ही रह गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर बहुत छोटी हो गई, मतलब आदमी कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये वेक्टर डायग्राम से हमने चीजों को ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, ठीक है। कुछ हम मैथमेटिकली भी एनालाइज करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पर है। तो देखो भाई सारी टर्म क्लियर है आपको,
मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। एरो डायग्राम से तो हमने देख लिया है, चलो मैथमेटिकल एनालिसिस में कुछ ऐसे करते, एक मिनट, ये देखो ऐसे ऐसे, ये अपना वाई एक्सिस है और इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया है। इधर नदियाँ चल रही है यू स्पीड से, नदी चल रही है यू स्पीड से, आदमी का एफर्ट इधर है भाई। मान लो इसके साथ एंगल थीटा पे एफर्ट है, इसके साथ एंगल थीटा पे एफर्ट, ठीक है भाई। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो अपना मानते हैं उसी को मानते हुए काम करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम फिर से अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला वही लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कौन है, स्विमर है, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या थी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर भी, इसकी क्या है यू। इसको वेक्टर में ब्रेक करो, तो वेक्टर में ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, ध्यान से देख, ये कितनी एंगल हो गई, ये हो गई 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गई 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये हो गया माइनस आई कैप की तरफ हो गया, यानी माइनस आई कैप पहले लिख लेंगे, भी कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप, इसी का ये वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा जे कैप और प्लस यू आई कैप। मतलब यहां क्या हो गया, माइनस वी साइन थीटा प्लस यू आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इतनी आ गई और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इतनी आ गई। नदिया के उस पार करवाने का काम कौन करेगा, ये वाला वेलोसिटी। इधर ले जाने का काम या इधर ले जाने का काम, इफेक्टिव कैसे आता है, ये पॉजिटिव आ जाएगा तो इफेक्टिवली इधर जाएगा, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला टर्म आई कैप वाला टर्म पॉजिटिव आ जाएगा तो इफेक्टिवली ऐसे जा रहा होगा। अगर निगेटिव आ जाएगा तो इफेक्टिवली ऐसे जा रहा होगा। पर ये वाला कंपोनेंट तो हरदम यही रहेगा। और नदी के पार करवाने का काम क्या करेगा, ये करेगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी करेगा अक्रॉस द रिवर, ये अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ऐसे भी या ऐसे भी। निगेटिव आता है मतलब ऐसे, पॉजिटिव आता है मतलब ऐसे। इतना चीज आपको समझ में आ गया। मतलब एक केस, पहला केस जो हम पढ़ेंगे, ये चीज ध्यान से देखिएगा, और भी दिखा दे रहा हूं आपको इसको ध्यान से आप देखिए। ये वाला क्या कर रहा है, नदी के उस पार ले जाने का कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअली में क्या है, ये वी एक्स है और ये वाला क्या है अपना वी वाई है। तो वी वाई तो उस पार ले जाने का कोशिश कर रहा है यहां पर, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। तो एक केस आ जाता है कि मिनिमम कितने टाइम में उस पार हम पहुंच पाएंगे, मिनिमम कितने टाइम में हम एग्जैक्टली सेम पॉइंट, सॉरी मिनिमम कितने टाइम में हम अपोजिट बैंक पे पहुंच पाएंगे, मिनिमम कितने टाइम में हम अपोजिट बैंक पे पहुंच पाएंगे। एक केस हम देखते हैं, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर वाला केस। मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये वाला केस। तो इस केस में अगर विड्थ ऑफ रिवर W दिया हुआ है, ये W इज द विड्थ ऑफ रिवर, नदी इतनी चौड़ी है, विड्थ ऑफ रिवर। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन विल बी, आप ध्यान से यहां देखिए, अक्रॉस द रिवर किस स्पीड से जा रहा था, तो भी कॉस थीटा से जा रहा था यहां पर, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा से जा रहा है उस पर, यानी कि W बाई वी कॉस थीटा, W बाई वी कॉस थीटा। मतलब यहां अगर ऐसे जा रहा है थीटा पे, तो इधर वाली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई,
अगर इधर भी है तो इधर भी cos थीटा हो गई। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो W बाई वी cos थीटा। तो ये मिनिमम कब होगा? T मिनिमम जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब एफर्ट हरदम ऐसे लगता रहे। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सबसे ज्यादा कब होगी? जब इसी डायरेक्शन में एफर्ट डालेगा नदी के रिस्पेक्ट में। इतना तो क्लियर है। यानी कि टी मिनिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी, जब ये वाला थीटा 0 डिग्री हो जाए, यानी यहां पे थीटा इसके साथ थीटा इस डायरेक्शन के साथ थीटा 0 डिग्री हो जाए। इतना आ गया। तो ड्रिफ्ट इन दिस केस, इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं? ड्रिफ्ट इन दिस केस, ड्रिफ्ट का मतलब हो गया कि नदी के बहाव के अलोंग कितना वो बह गया, दैट इज ड्रिफ्ट। मतलब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से इस पार पहुंचते पहुंचते कितना दूर इधर आ गया, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो इस डायरेक्शन में, इस केस में, इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से चल रहा है? तो जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा 0 डिग्री आप पुट कर दो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में थीटा 0 डिग्री पुट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना आएगा थीटा 0 डिग्री पुट करने पर? यू आई कैप प्लस वी जे कैप। थीटा 0 डिग्री पुट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ यहां पर जो स्विमर आ गया वो आ गया यू आई कैप प्लस वी जे कैप। और यही ड्रिफ्ट करवाने का काम कर रहा है। मतलब इधर यू स्पीड से जा रहा है, कितने टाइम तक? इतने टाइम तक। यानी कि इस केस में जो ड्रिफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इधर की स्पीड u into time minimum w by v. In this case drift is equal to this, the case of minimum time in which effort has to be made in the direction perpendicular to the flow of the river. In this case swimmer will apply his effort. Now a boat has a speed 20 meter per second with respect to the river. मतलब भी यहां पे दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और यही क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे u दिया है 5 और यही क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर की मैग्नीट्यूड। इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 300 मीटर, मतलब विड्थ भी दे दिया है अपना कितना? 300 मीटर। फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम टेकन कब होता है? जब एफर्ट ऐसे डाल देता है, और टी मिनिमम अपने को पता है पिछले कैसे कि विड्थ डिवाइडेड बाय भी, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 15 सेकेंड्स। और इस केस में ड्रिफ्ट जो हो जाएगी वो दिस टाइम मिनिमम इनटू इधर नदी की स्पीड, मतलब 15 इंटू 5 या 5 इंटू 15 जो भी लिखना है, 25 मीटर। ये यहां पे आप लिख दीजिए। ये तो बहुत इजी केस हो गया आपके लिए, है कि नहीं? तो हम जरा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो आसान केस था अपना। अब एक केस आता है द केस ऑफ नो ड्रिफ्ट। इसको ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर एक केस अपना आता है केस ऑफ नो ड्रिफ्ट। नो ड्रिफ्ट का केस मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचे, ऑपोजिट बैंक के। मतलब कि अगर यहां से तैरना स्टार्ट किया है तो आदमी एकदम इसी लाइन के अलोंग मूव करता रहना चाहिए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हरदम ऐसे रहनी चाहिए, ये जरा सा भी फ्लो नहीं करना चाहिए। नो ड्रिफ्ट मतलब वर्टिकली अपोजिट पॉइंट, यानी कि स्विमर और बोट reaches exactly opposite point on the other bank। अगर जरा सा इधर इधर होता, इधर जाता या इधर जाता तब ना ड्रिफ्ट होता, पर इस केस में एग्जैक्टली मतलब वेलोसिटी कैसे मेंटेन रखना है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे वेलोसिटी मेंटेन रहना है, नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे वेलोसिटी मेंटेन रखना है। अच्छी बात है। वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन तो इधर है,
यहां पे हम थोड़ा सा कलर से बता, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर तो कुछ ऐसे है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ ऐसे है, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे वेलोसिटी आनी चाहिए। अपन को क्या पता था कि वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर हो जाएगी, ध्यान से देखना, मैं एरो डायग्राम का यहाँ यूज करूंगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अपने को ये वाला चीज कैसे चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। एक तो ऐसे है, तो दूसरा कैसे हो, एरो डायग्राम के मदद से एफर्ट किधर लगाएंगे, देख लो, देख लो भाई, 1 मिनट नजर आ जाएगी। अगर अपन का ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे हो जाए किसी न किसी एंगल पे इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ ऐसे हो जाए, तभी तो केस बनता है ना भाई कि ये जो है वो सीधा साधा जो है, हाँ यही तो एक पॉसिबिलिटी बनता है ना। यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि ऐसे कुछ एफर्ट डालेगा तब ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि अपने को ये ऐसे ही चाहिए था, ऐसे चाहिए था, क्रॉस द रिवर वाले डायरेक्शन में चाहिए था, और एक ऐसे है, और दिस प्लस दिस ही दिस हो सकता है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे होना चाहिए। मतलब एफर्ट का डायरेक्शन, आदमी जो नदी के रिस्पेक्ट में एफर्ट डालेगा, वाटर के ऊपर एफर्ट डालेगा, वो इस डायरेक्शन में डालेगा कुछ, तभी उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऐसे हो सकता है। एरो डायग्राम से समझ में आया कि नहीं, कि दिस प्लस दिस ही दिस होना चाहिए, और दिस होना चाहिए, और एक ऐसे है तो दूसरे को ऐसे ही होना पड़ेगा। इतना तो कॉमन सेंस सबके पास है भाई। इसका मतलब है इस दिशा में नदी बह रही है, इस दिशा में कुछ थीटा एंगल पे एफर्ट डालना पड़ेगा, यानी कि इसके साथ ये तो भी है, और थीटा एंगल पे एफर्ट डालना पड़ेगा, और ये अगर u है, इसकी मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिख रहा हूं एरो की लेंथ, तो यहां पे ये वाला चीज अपना जो आ गया वो कितना आ जाएगा, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि नदी ऐसे है और आदमी का इफेक्टिव वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी मैग्नीट्यूड u, इसकी मैग्नीट्यूड v, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई यहां पे, अब तो समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। तो एक ये वाली बात है, एक ये वाली बात है, और एक ये वाली बात है। तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर भी है और इसकी मैग्नीट्यूड अगर अगर u है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम कर रहा है, इसकी जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड हो जाएगी अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एकदम इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहां पर ये एंगल अगर हम थीटा बोल दें, इस डायरेक्शन के साथ अगर थीटा एंगल पे एफर्ट डाल रहा है, तो यहां पर हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा देखो u बाई भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी आ जाएगा अपना, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो यहां हम और कुछ कुछ बातें देखेंगे। तो कब पॉसिबिलिटी बनती है भाई कि ये नदी के उस पर, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जा ही नहीं पाए, मतलब इसका ट्रू वैल्यू नहीं आ पाए, मतलब इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी आ जा रही है, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर कहीं v और u बराबर हो गया, इस डायरेक्शन में इफेक्टिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड जीरो हो जाएगी, तो कभी उस पार जा ही नहीं पाएगा।
यानी वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर स्विमर की जो मैग्नीट्यूड आ गई है, ध्यान से समझो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गई है। अब नदी के उस पार कब नहीं जा पाएगा भाई? जब ये वाली चीज इमेजिनरी आ जाए, मतलब इसका कोई रियल वैल्यू ही नहीं है। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कब है? ओनली पॉसिबल व्हेन v is greater than u, not possible to reach opposite point, not possible to reach exactly opposite point if u is greater than v। मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर की मैग्नीट्यूड जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाए, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाए, तब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे वो कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएगा। ये वाला केस, ये वाले केस में नहीं पहुंच पाएगा। ग्रेटर इक्वल का केस दे देना है ना, क्योंकि इक्वल के केस में भी क्या हो जाएगा भाई, ये वाला जीरो हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस कुछ स्पीड ही नहीं आई। बात समझ में आएगी नहीं आई? इसका मतलब है कि यही वाला केस है अपना। तो इस केस में टाइम कितना लगेगा उस पार पहुंचने में? ड्रिफ्ट तो इस केस में जीरो हो गया, ड्रिफ्ट इन दिस केस इज जीरो, ड्रिफ्ट इन दिस केस इज जीरो, इन दिस केस ड्रिफ्ट इज जीरो, पहली चीज। और टाइम टेकन टू क्रॉस इज इक्वल टू विड्थ डिवाइडेड बाय इधर वाली स्पीड अंडर रूट, ये वाला चीज ध्यान में रखने का है। और साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर से मैं बता दे रहा हूं, यू बाई वी। ऐसे भी ये तभी डिफाइन है जब तक ये डिफाइन तो u इज इक्वल टू वी तक भी है, पर u इज इक्वल टू वी पर, u इज इक्वल टू वी पर क्या होगा, उस पार पहुंचने का केस ही नहीं बनेगा। इसीलिए यहां पे हरदम मानना भाई। और ऐसे भी देखो, अगर इसके साथ 90 डिग्री पे एफर्ट डालेगा तब ना साइन थीटा 1 होगा और u इज इक्वल टू वी होगा, पर इस डायरेक्शन में एफर्ट डाल देगा, तो अगर u इज इक्वल टू वी हो जाता तो साइन थीटा 1 हो जाता। इस केस में एफर्ट ऐसे डालना पड़ता, ऐसे एफर्ट डालेगा तो कभी इस पर जा ही नहीं पाएगा। ये भी एक लॉजिक है, यानी कि हरदम इसको एफर्ट जो है, एक मिनट, एफर्ट हरदम जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे डालना पड़ेगा, यानी कि थीटा की लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा, यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, यानी साइन थीटा लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि u बाई वी भी लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब u लेस देन v होना चाहिए। ये केस तो यहाँ पे बस यही केस आ सकता है, और तो कोई केस आ नहीं सकता है। यही बात मैं बताने वाला हूं। एक चीज और यहां पे पूछ सकता है, एक चीज और पूछता है कि एट व्हाट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर शुड द मैन और स्विमर मेक स्ट्रोक्स और मेक एफर्ट्स। तो यहां पर रिवर की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है, रिवर की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, और आदमी, मैंने जिस तरह से सोल्व किया है इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल मान के सोल्व किया है। तो नदी के फ्लो के साथ ये जो टोटल एंगल है वो 90 प्लस थीटा है, मतलब फ्लो के रिस्पेक्ट में ये 90 प्लस थीटा इतने एंगल पे एफर्ट डाल रहा है। तो अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाए तो नदी के फ्लो के साथ एफर्ट का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो 90 प्लस 30 120 डिग्री आ जाएगा। इसको देख के ध्यान से आप समझिए, है ना। थीटा की वैल्यू कभी कभी कितनी आ सकती है, 30 आ सकती है। तो फ्लो के साथ 90 प्लस ये 30 120 बननी चाहिए, है ना। सवाल देखते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, मतलब भी का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, भी का वैल्यू दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। ही वांट्स टू क्रॉस ए रिवर विच फ्लोज एट
3 किलोमीटर पर आवर, यू दिया हुआ है 3। एट वाट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर शुड ही मेक हिज स्ट्रोक्स टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। भाई ये तो हम इजिली देख चुके हैं यहाँ पे, ये वाला थीटा कितना था, यहाँ पे साइन थीटा u बाई वी आ रहा था, यानी कि 3/5 आ जाएगा, मतलब थीटा यहाँ पे 37 डिग्री आ जाएगा। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ द रिवर, मतलब इस ये अगर 37 डिग्री है तो ये पूरा एंगल 90 प्लस 37 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल अपने को चाहिए वो ये एंगल चाहिए, ये एंगल 90 प्लस 37 का मतलब 127 डिग्री हो। और बता रहा है भाई कि व्हाट इज द टाइम टेकन क्रॉसिंग, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे टाइम टेकन इस केस में कितना हो जाता है भाई, W बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि इफेक्टिव इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड हो जाती है, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो विड्थ कितना है 500 मीटर का मतलब 1/2 किलोमीटर, यानी 1/2 किलोमीटर में ही लिख लेते हैं। एंड विड्थ डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 4, 1/2/4 मतलब 1/8 आवर्स, 60/8 मिनट्स। यही टाइम हो गया अपना, यही टाइम हो गया अपना ना। इजी सवाल है, इजी केस है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस केस में पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। दोनों केस पूछ रहा है, इस केस में भी विड्थ अपना 240 मीटर ही है, इस केस में भी 240 मीटर ही है। फाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ मैन इन बोथ द केसेस। तो इस केस में हम देखते हैं भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, अच्छी बात। इस केस में हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर पता करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 37 आई कैप 10, ये 53 डिग्री cos 53 डिग्री जे कैप। ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर यानी 4 आई कैप। मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर यहाँ पे हो गया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 आई कैप, मतलब 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप। मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इस केस में कितना आ जाएगा, अक्रॉस द रिवर वाला वेलोसिटी ही टाइम डिसाइड करता है कि नहीं। इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो टाइम जो लग जाएगा वो इस केस में 240 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 40 सेकेंड्स। पहले केस में जो ड्रिफ्ट हो जाएगा वो बहुत इजीली आ जाएगा अपना। ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा भाई, इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा है, यानी कि 12 इंटू 40 यानी 480 मीटर्स, 480 मीटर्स का ड्रिफ्ट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, सेकंड केस ऑब्जर्व करते हैं उसी टाइप से। तो सेकंड केस हम ऑब्जर्व करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर यहाँ पे पता करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इतना एंगल है ना, यानी कि माइनस आई कब लिखना पड़ेगा, यानी माइनस 10 cos 37 आई कैप। ये 53 डिग्री बन गया, यानी कि 10 cos 53 डिग्री जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इटसेल्फ 4 आई कैप, यानी ये हो गया माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 आई कैप, यानी ये हो गया माइनस 4 आई कैप। यानी अभी भी 6 से इधर जा रहा है और 4 से इधर जा रहा है, यानी इस केस में ड्रिफ्ट इधर होगा और टाइम फिर से वही लग जाएगा 240/6 40 सेकेंड्स। और इस डायरेक्शन में कितने के स्पीड से जा रहा है इफेक्टिवली, आदमी इस डायरेक्शन में 4 के स्पीड से इफेक्टिवली जा रहा है,
यानी कि 4 इंटू 40 160 मीटर ड्रिफ्ट। इस केस में ड्रिफ्ट किधर हो रहा था, पहले वाले केस में इधर हो रहा था ड्रिफ्ट, इस केस में इतना 480 मीटर। खुद के एफर्ट से 8 मीटर पर सेकंड इधर था और नदी 4 सेम डायरेक्शन में ऐड कर देगा। अगर सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को देखो तो उसका पानी के रिस्पेक्ट में खुद के एफर्ट से 8 आ जा रहा था और नदी का 4 आ गया, तो इस डायरेक्शन में 12। इस डायरेक्शन में नदी तो कुछ इंटरफेयर करती नहीं, इस डायरेक्शन में खुद के एफर्ट से 6 है। इस केस में भी इस डायरेक्शन में खुद के एफर्ट से 6 है, नदी का इधर 4 है और खुद के एफर्ट से इधर 8 है, तो 4 नदी ने कैंसिल कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 इस डायरेक्शन में बच गया, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ रिवर। क्लियर हो गया होगा भाई। यहां पे एक क्वेश्चन है, जेई मेन 2021 में पूछा है, ए स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। ए से बी पहुंचना चाहता है, मतलब यहां से यहां पहुंचना चाहता है, और ये डायरेक्शन भी मेंशन्ड है कि ये इधर से, मतलब इस रिवर के अलोंग बैंक जो है, बैंक के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, या रिवर के फ्लो के साथ 30 डिग्री बना रहा है ये, ठीक है। और क्या कह रहा है, स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए, मतलब ये डायरेक्शन किसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, तभी यहां से यहां पहुंच पाएगा। ये तो क्लियर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में जो स्विमर की स्पीड है वही रिवर की स्पीड है, मतलब u इज इक्वल टू v दिया हुआ है यहां पे, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाता है, यहां पे रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और यहां पे ये दोनों बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब ये जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट उसके बाइसेक्टर के अलोंग होता है, मतलब अगर कोई तो इधर u है और कोई तो इधर v है और v और u बराबर है, रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग हुआ, मतलब इधर u है और इधर भी u है और इधर भी u है, क्योंकि भी u बराबर है मैग्नीट्यूड में। ये क्या है, ये एक्चुअली में VBR है, इधर कितना है मैग्नीट्यूड वाइज अगर एरो बनाएंगे तो कितने लेंथ का बनाएंगे, u लेंथ का, इधर भी u लेंथ का बनाएंगे हम, तो रिजल्ट बाइसेक्टर के अलोंग, मतलब यहां से थीटा भी 30 डिग्री, दो वेक्टर का रिजल्ट बाइसेक्टर के अलोंग हो जाता है, कब, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है, तो u इधर और मैग्नीट्यूड वाइज भी इधर, यानी कि v और u बराबर है तो दोनों को u लिख दिया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये है, तो जब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग होता है, तो इसके साथ अगर 30 डिग्री बना रहा तो इसके साथ भी 30 डिग्री बनाएगा यहां पर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, वेरी इजी क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन है, इफ v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, u इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिवर, वही केस है विड्थ ऑफ द रिवर, फाइंड द केस ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट। यहां पे u ग्रेटर देन v दिया है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इस केस में ड्रिफ्ट होना लाजमी है, इस केस में ड्रिफ्ट होगा ही, क्योंकि ड्रिफ्ट नहीं होने के लिए कौन सा केस अपने पास आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी और थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब साइन थीटा लेस देन 1, ये वाला कैसा आया था, मतलब साइन थीटा लेस देन 1 का मतलब कि भी यहां पे u बाई भी लेस देन 1, यानी कि u लेस देन v, मतलब v लेस देन u, बट यहां पे ये केस है, तो ड्रिफ्ट तो यहां पे होगा, तो ड्रिफ्ट मिनिमम हो इसके लिए हम क्या करें, तो वो हम देख लेते हैं भाई क्या बात होती है। यहां पर रिवर बनाएंगे, चेक करेंगे, कोई डायरेक्शन पे एफर्ट डालेंगे, है ना, ये अक्रॉस द रिवर, नदी ऐसे बह रही है मान लो यू से, और
एफर्ट उसको किधर डालना पड़ेगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, एफर्ट किधर डालना पड़ेगा। तो इधर एफर्ट जैसे ही डाला तो ड्रिफ्ट ज्यादा हो जाएगी। मतलब नदी के प्रभाव को कुछ कैंसिल करने के लिए इसको कुछ इधर वाले एंगल पे एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ बीच में थीटा एंगल पे चलना पड़ेगा यहां से। क्यों भाई? क्योंकि अगर डायरेक्ट इधर एफर्ट डाल देता तो ये उस पार पहुंच ही नहीं पाता, तो जिंदगी भर ड्रिफ्ट ही होते रहता। तो एक थीटा ऑप्टिमल आएगा जिस पे इस पार पहुंचते पहुंचते उसका ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। तो मान लिया कि थीटा एंगल पे एफर्ट डाल रहा है वी से, तो यहां पे हम पता करेंगे मिनिमम ड्रिफ्ट का केस। तो यहां पे सबसे पहले हम पता करते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम पता करना चाहें, ऐसे करेंगे, वेक्टर टर्म में हम लिख रहे हैं, वही केस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल डॉट का मतलब 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस भी कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप प्लस भी कॉस थीटा जे कैप प्लस यू आई कैप। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ से यहाँ तक, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस यू आई कैप प्लस वी कॉस थीटा। यहाँ पे सिटी ऑफ स्विमर आई कैप को साथ साथ लिख दे रहे हैं हम, यानी कि u माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। अब u माइनस क्यों लिखा? क्योंकि u तो v से बड़ा है, तो v साइन थीटा तो ऑफकोर्स v से छोटा होगा, क्योंकि साइन थीटा लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब यहां तो क्लियरली अपने को नजर आ रहा है, क्या क्लियरली नजर आ जा रहा है, यहां ध्यान से देखो कि जो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर जाएगी u माइनस वी साइन थीटा से, और इधर जाएगी v कॉस थीटा से। तो यहां पे ड्रिफ्ट इस केस में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। इस केस में ड्रिफ्ट जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू टाइम टेकन, इस केस में विड्थ w है, तो विड्थ बाय ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब v cos थीटा इनटू इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है u माइनस वी साइन थीटा। वेलोसिटी मैं बोल दे रहा हूं कभी कभी, ठीक है, ये स्पीड है, राइट, v cos थीटा इधर की स्पीड और u माइनस वी साइन थीटा इधर की स्पीड। तो इतना टाइम लगेगा w बाई वी कॉस थीटा, w बाई ये वाली स्पीड इतने टाइम में क्रॉस कर लेगा इनटू इधर वाली स्पीड। तो यही जो चीज है वो क्या है? ड्रिफ्ट है। अब ये मिनिमम कब होगी? इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए तब ये मिनिमम हो जाएगी। ये टर्म आप याद रखो, मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। यहां देखो, यानी कि अपना जो ड्रिफ्ट आया है वो w बाई वी कॉस थीटा u माइनस वी साइन थीटा, यानी कि डी डी बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम। यानी कि ये वाला टर्म w बाई वी, तो यहाँ पे क्या है, w भी कांस्टेंट है और v भी दिया हुआ है, तो ये भी अपना क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि चलो लिख दो और क्या, डी बाई डी थीटा w बाई वी कॉस थीटा इंटू यू माइनस वी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब डी बाई डी थीटा यू सेक थीटा वी टैन थीटा
इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से हम सोल्व करेंगे तो u सेक थीटा tan थीटा माइनस भी सेक स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। सेक थीटा कॉमन आ गया तो u tan थीटा माइनस v सेक थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि u tan थीटा इज इक्वल टू v सेक थीटा। u साइन थीटा इज इक्वल टू v बाई यू। साइन थीटा कितना आ जाएगा इस केस में, v बाई यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अब हमारे पास जो है साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू। और अपनी ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी थी, ड्रिफ्ट की वैल्यू थी w बाई वी कॉस थीटा, w बाई वी कॉस थीटा इंटू u माइनस वी साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, तो d मिनिमम जो हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी w बाई वी कॉस थीटा, मतलब v अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू, u माइनस v बाई यू, यानी कि यहाँ पे मिनिमम ड्रिफ्ट जो हो जाएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा सोल्व करने पे, w टू u डिवाइडेड बाई v इंटू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू, यानी u से u कैंसिल हो गया, यानी ड्रिफ्ट मिनिमम जो आ जाएगा यहाँ से तो इजी है, तो ड्रिफ्ट मिनिमम की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे दैट इज इक्वल टू u से u कैंसिल, यानी w टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई वी, दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट। नाउ मूव फॉरवर्ड, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरोप्लेन एंड विंड। अब हम ये मान के चलेंगे, एरोप्लेन विंड में हम ये मान के चलते हैं कि अपना जो एरोप्लेन को यहां पे मान लो बोट और विंड को यहां पे मान लो रिवर, ठीक है, बस ऐसे ही कोरिलेट कर देना, ये ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। विंड यहां पे एरोप्लेन के लिए वही काम करेगा जो रिवर बोट के लिए करता है, तो क्या बोल रहा है, विंड ब्लोइंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब विंड का मतलब यू मान लेना यहां पे 20 टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, मतलब ईस्ट में बह रहा है। एरोप्लेन हैज ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां पे v 40 है। इन स्टील वाटर इज रॉन्ग टर्म here, correct it, 1 minute, correct it, so this is relative to, you have to mention here steel air या steel wind, ठीक है। in which direction should the pilot steer so that it moves strictly towards the direction, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करे, राइट, टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब अपने को तो पता है भाई कि वेलोसिटी ऑफ विंड 20 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, और इफेक्टिव अपने को किधर चाहिए, नॉर्थ में, तो
तो इफेक्टिव बना लो भाई, इफेक्टिव ऐसे ही पूछाएगी नॉर्थ में, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, नॉर्थ में जाना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। एफर्ट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे हम एरोप्लेन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लो भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वही वाला केस आ गया, रिवर स्विमर वाला केस आ गया, रिवर बोट वाला केस यहाँ आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 20, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 40, 20/40 मतलब कि 1/2। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगी, मतलब विंड के साथ, विंड का फ्लो तो इधर है ना, 120 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा ताकि ये इफेक्टिवली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नॉर्थ में चलता रहे। तो ये भी उतना ही आसान है। एक बहुत ही मजेदार सवाल है यहाँ पे, नाउ करेक्ट दिस क्वेश्चन। स्पीड ऑफ एयर इज यू हियर, speed of air, speed of air is u here. Correct the question. Question is mistakenly written here wrong, right? So correct the question. So a speed of sound in a still air is v and a speed of air is u. The wind starts blowing perpendicular to the line joining a and b. A beats drum at t is equal to 0. At what time? B listen to the sound. Drum. सो राइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो दोस्त हैं ए और बी, ए और बी दो दोस्त हैं, ए और बी दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, और एयर कैसे फ्लो कर रही है, इन दोनों, इधर एयर फ्लो कर रही है यू स्पीड से, साउंड भी स्पीड से फ्लो कर सकती है। तो ए ड्रम पीट रहा है, तो कितने देर बाद इसको सुनाई देनी चाहिए, दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है। अच्छा भाई बात है, तो एक बात बताइए आप, साउंड जो यहां से फैलेगा, ये ड्रम पीटेगा तो कुछ साउंड ऐसे निकलेगी, तो जो कुछ साउंड ऐसे निकलेगी, कुछ साउंड ऐसे निकलेगी, कुछ साउंड, चारों दिशाओं में साउंड इससे निकले, तो इसके पास कौन वाला साउंड पहुंचेगा, इसके पास वो साउंड पहुंचेगा जिसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर वेलोसिटी हो जाए। एयर अगर नहीं बह रहा होता तो इधर जो साउंड निकलती वही इसके पास पहुंच जाती, पर अभी एयर बह रहा है और एयर में साउंड बह रहा है, जैसे कि विंड में एरोप्लेन चल रहा है, जैसे कि रिवर पे नाव या स्विमर चल रहा है, वैसे ही साउंड यहां किस पे चल रहा है, साउंड एयर में चल रहा है। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हो जाएगी, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर। इसके पास ए से निकला हुआ ड्रम का आवाज बी के पास कैसे पहुंचेगा, जो साउंड का इफेक्टिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एयर इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो साउंड इधर निकल रहा होगा भी से और प्लस एयर इधर यू से और इफेक्टिवली इधर जा रहा होगा, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। इधर जाने वाला साउंड एक्चुअली में बी के पास इफेक्टिवली पहुंचेगा। इसका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आ गया है, यहाँ पे देखिएगा ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये डायरेक्शन, यानी कि इस ट्रायंगल में देखिएगा तो √v² माइनस u² आ जाएगा, यानी टाइम जो लगेगा वो डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय इफेक्टिव v² माइनस u²। आज के लिए इतना ही, एंजॉय कीजिए, राइट, गुड।